दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम हिस्ट्री पॉइंट में। देखिए बीपीएससी 17वीं जो कि डेट आप सब जान रहे हैं कि 30 सितंबर का है और एग्जाम होंगे या नहीं होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन आपकी तैयारी जो है वो होनी चाहिए। और इसी को लेकर प्रिपरेशन आईएएस के द्वारा जो है 90 दिन का यहाँ पर रूटीन दिया गया है। 90 दिन जो आपको क्या क्या पढ़ना है और जो आप पढ़े हुए हैं उस आधार से आपको क्वेश्चन कहाँ से किस प्रकार के बनाने हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो सारे जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 2 दिन का हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत का इतिहास का क्वेश्चन हमने किया। आज हम तीसरा दिन का करेंगे जिसमें जो टॉपिक है वो है 1857 का। भारत में जो है 1857 के बाद हुए प्रमुख कृषक आंदोलन, भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति एवं ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, और तीसरा पॉइंट है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास। इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से वो देखेंगे। और इससे पहले आप ये करिएगा कि अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो उससे पहले थ्योरिकल पार्ट जो भी टॉपिक आप देख रहे हैं, जैसे कि प्रमुख कृषक आंदोलन है, भू राजस्व नीति है, आर्थिक प्रभाव क्या होता है ब्रिटिश शासन का, और जो है आधुनिक शिक्षा नीति का प्रभाव क्या है, तो ये सारे पॉइंट जो है थ्योरिकल पार्ट आप स्पेक्ट्रम से या जो है बिपिन चंद्रा से जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन सारा का सारा आपका बनेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम शुरू करेंगे और देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि बंगाल में हुए नील विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है यहाँ पर कि बंगाल में हुए नील आंदोलन में बंगाल के बुद्धिजीवियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने किसानों के समर्थन में समाचार पत्रों में लेख लिखे, जनसभाओं का आयोजन किया तथा उनकी मांगों के संबंध में सरकार को ज्ञापन सौंपे। दूसरा देखेंगे कि दूसरा है हरि हरीश चंद्र मुखर्जी के पत्र हिंदू पेट्रियाट, ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ने किसानों का पूर्ण समर्थन किया था। और तीसरा ऑप्शन है कि स्थिति को देखते हुए सरकार ने नील उत्पादन की समस्याओं पर सुझाव देने हेतु नील आयोग का गठन किया था। तो ये सत्य कथन चूज करना था, तो ये तीनों के तीनों जो हैं सत्य हैं, तीनों के तीनों सत्य हैं। डी नंबर इसका उत्तर है। अब इसमें देख सकते हैं कि नील आंदोलन के संबंध में ये कथन तीनों सत्य हैं और नील आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर किसानों को यह आश्वासन दिया कि उन्हें नील उत्पादन हेतु विवश नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि 1860 ईस्वी तक नील उत्पादकों ने अपने सारे कारखाने बंद कर दिए। तीसरा पॉइंट, बंगाल का नील विद्रोह ब्रिटिश नील कारखानेदारों के खिलाफ नील उत्पादक किसानों द्वारा 1859 से 63 के दौरान हुआ था। ये याद रखेंगे, 1859 से 63 के बीच में होता है। और इस विद्रोह की शुरुआत जो है सर्वप्रथम पूछता है तो यह 1859 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था। ये भी याद रखेंगे कहाँ पर हुआ, तो बंगाल की नदिया जिला जो है वहाँ पर गोविंदपुर गांव है, वहाँ पर 1859 में होता है। अगला पॉइंट है कि नील बंधु का वर्णन जो है दीन बंधु मित्र, बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दीन बंधु मित्र की पुस्तक है नील दर्पण, आपसे पूछता है कि नील दर्पण जो है किनके द्वारा लिखा गया, तो दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। कहेगा कि दीन बंधु मित्र का जो है पुस्तक का नाम क्या है, तो नील दर्पण है। कब होता है ये, सबसे पहले तो यह 1859 में होता है। अगला यहाँ पर पॉइंट में देखेंगे तो इस आंदोलन जो हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसके नेता जो थे वो दिगंबर एवं विष्णु विश्वास थे। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे, ये दोनों नेता का नाम याद रखेंगे। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन बनता है 3-4 क्वेश्चन, जैसे कि पुस्तक का नाम दीन बंधु मित्र का नील दर्पण, नेता का नाम दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, कब होता है, 1859 में होता है। कहाँ होता है, नदिया जिला के गोविंदपुर गाँव में होता है। अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नील विद्रोह के संबंध में यह कथन जो है निम्न में से किसका है, कि 1859 से 62 के विद्रोह ने बंगाल में नील उत्पाद जो है पद्धति के लिए मृत्यु की घंटी बजा दी। तो यह कहने वाले थे डेविड हार्डिमैन के द्वारा यह कहा गया। यहाँ पर पॉइंट में देखेंगे कि जो बातें हैं डेविड हार्डिमैन के द्वारा कहा गया, और नील आंदोलन जो है यहाँ पर है कि नील आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया था कि उन्हें नील उत्पादन हेतु विवश नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट है कि 1863 में जो है 1863 तक बंगाल के सभी नील कारखाने बंद होने के साथ ही यह विवाद भी समाप्त हो गया। ठीक है,
अगला देखेंगे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि विद्रोह का समर्थन करने में बड़े भूसामंत अवसरवादी सिद्ध हुए होते तो ग्रामीण मध्य वर्ग पराजय की भावना से ग्रस्त सिद्ध हुआ। कारखानेदारों का उनके द्वारा किया गया विरोध एक बड़ी सीमा तक निजी स्वार्थ से प्रेरित था। ये कथन जो है नील विद्रोह के संबंध में कौन से प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, मतलब कहा गया है, इतिहासकार के द्वारा कहा गया। रंजीत गुहा हैं, ग्रोवर हैं, बी एल ग्रोवर हैं, रामचंद्र गुहा हैं, सुमित सरकार हैं। तो उत्तर देखेंगे तो यहाँ पर जो है उत्तर हो जाएगा रंजीत गुहा के द्वारा यह कहा गया। किनके द्वारा? तो रंजीत गुहा के द्वारा कहा गया। अब देखेंगे तो यहाँ पर नील विद्रोह का आरंभ दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में जो है होता है। अगला नंबर देखेंगे, शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखेंगे 1859 से 60 के नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कि बंगाल के बुद्धिजीवियों ने बमुश्किल ही विद्रोह का समर्थन किया। दूसरा है कि विद्रोह की सफलता का प्रमुख कारण रैयतों का आपसी सहयोग था। और तीसरा ऑप्शन में देखेंगे तो विद्रोह बागान मालिकों द्वारा बंगाल के किसानों पर दीर्घकालिक उत्पीड़न की प्रकाष्ठा थी। तो इसमें उत्तर आपको केवल एक हो जाएगा, जो कि है बंगाल के बुद्धिजीवियों के द्वारा जो है बमुश्किल ही विद्रोह का समर्थन किया गया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो पहला कथन गलत खोजने के लिए कहा था, तो गलत यही है, बमुश्किल ही क्या किया गया, समर्थन नहीं, यह गलत है। अब देखिए यहाँ पर जो बातें हैं कि पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि विद्रोह जो है विद्रोही किसानों के समर्थन में एक शक्तिशाली अभियान आयोजित करने में बंगाल के बुद्धिजीवियों की भूमिका जो है इंडिगो विद्रोह की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। दूसरा कथन सही है। देखेंगे तो विद्रोह की सफलता में रैयतों के अविश्वसनीय सहयोग, संगठन और अनुशासन के ने जो है प्रमुख भूमिका निभाई। तीसरा देखेंगे तो ये भी सही है, क्योंकि जो है बागान मालिकों ने किसानों को अग्रिम के रूप में मामूली राशि लेने और फर्जी अनुबंध करने के लिए मजबूर किया और उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर किया। बागान मालिकों की जबरदस्ती की प्रकृति और किसानों के लिए राहत के कानूनी तरीके की कमी अंततः जो है विद्रोह में परिणत हुई। ठीक है, अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पावना विद्रोह जो है निम्न में से कौन एक कारण नहीं था पावना विद्रोह का? तो यहाँ पर डायरेक्ट देखेंगे, अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर है जमींदारों द्वारा किसानों से अधिक जो है लगान वसूलने का प्रयास था। दूसरा है कि यहाँ पर नहीं है, तो कारण नहीं है खोजने के लिए कह रहा है, और जो कारण है वो आपको हम पढ़ के सुना रहे हैं कि दूसरा है कि जमींदारों द्वारा जो है किसानों से सामंती कर वसूल करना, और तीसरा है जमींदारों द्वारा किसानों को भूमि से मनमानी बेदखल करना, और चौथा जो नहीं है वो है कि मुस्लिम कृषकों द्वारा हिंदू जमींदारों पर आक्रमण करना, यह कारण नहीं है। ठीक है, पावना विद्रोह का। अब देखिए यहाँ पर मुख्य पॉइंट जो हैं इससे रिलेटेड कि 1870 के दशक में बंगाल में जो है कृषकों का एक शक्तिशाली आंदोलन जमींदारों के खिलाफ विकसित हुआ, जिसे पावना कृषक आंदोलन कहा जाता है। दूसरा है कि इस विद्रोह का मुख्य केंद्र जो है बंगाल जो है पावना एवं बोगरा जिले के जो बोगरा जिला है वो था, और इसीलिए जो है इसे जो है पावना कृषक विद्रोह भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि यह जो है संघर्ष बंगाल के उस क्षेत्र में हुआ था जहां अधिकांश कृषक मुसलमान थे एवं जमींदार वर्ग जो है हिंदू थे। अगला पॉइंट में देखेंगे तो मुस्लिम कृषकों द्वारा जो है हिंदू जमींदारों पर आक्रमण नहीं किया जाता था। बाकी अन्य तीनों कारण जो है पावना प्रमुख जो है विद्रोह के कारण थे, पावना विद्रोह के प्रमुख कारण थे। और पावना में जमींदार किसानों का अधिक से अधिक शोषण करना चाहते थे। ये सारे के सारे बात आपको याद रखने हैं। एक पॉइंट इसमें और है, देखेंगे तो ये है कि जबकि किसान जो है अपने अधिकारों को प्राप्त करने हेतु एक सुरक्षित बनाने के लिए उत्सुक थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पावना कृषक संघर्ष के संबंध में निम्न में से कौन कथन जो है असत्य है, ये आपको चूज करना है। देखेंगे पहला सत्य जो कथन है वो है कि बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इस आंदोलन का भरपूर समर्थन किया। दूसरा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारका नाथ गांगुली इंडियन एसोसिएशन के मंच से आंदोलनकारियों की मांगों का समर्थन किया। तीसरा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी आंदोलन का समर्थन किया।
और चौथा है कि इस आंदोलन में हिंदू एवं मुसलमानों ने एक दूसरे के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष किया। ये क्या है? गलत है। यही चूज करना था, जो गलत कथन है, जो हिंदू मुस्लिम का हिंसात्मक संघर्ष। अब देखिए, आपने पढ़ा कि पावना विद्रोह में हिंदू और मुसलमान जो है मिलकर संघर्ष किए थे, हिंसात्मक संघर्ष नहीं था। और अधिकांश जो है किसान मुसलमान थे और अधिकांश जमींदार जो थे वह हिंदू थे। यह जो है आंदोलन जमींदारी प्रथा के खिलाफ थी और इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेताओं में ईशान चंद्र राय, शंभुपाल, ये दोनों थे। ठीक है, आदि बहुत ही लोग थे इसमें। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबंध में आपको सम्मिलित करना है। कुकी विद्रोह है, कुका विद्रोह है, पावना कृषक विद्रोह है, बिरसा मुंडा विद्रोह है। ये जगह का नाम आपको बताना है कि कहाँ पर यह होता है। ठीक है, अब देखेंगे तो सबसे पहले है कुकी विद्रोह। तो कुकी विद्रोह जो है कहाँ पर होता है? तो कुकी विद्रोह जो होता है वो होता है त्रिपुरा में। कुकी विद्रोह होता है त्रिपुरा में। कुका विद्रोह होता है पंजाब में। पावना विद्रोह होता है बंगाल में और बिरसा मुंडा विद्रोह होता है बिहार में। तो इस प्रकार से चार का चार आपने मिलाया। कुकी त्रिपुरा, कुका पंजाब, पावना बंगाल, बिरसा बिहार, ये याद रखेंगे। अब इसमें पॉइंट जो है आप इसको समझेंगे तो एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो कुकी जनजातीय विद्रोह जो कि त्रिपुरा में होता है। कुका विद्रोह में आपको नाम भी पूछ लेता है, तो ये भगत जवाहर मल थे। इनके नेतृत्व में पंजाब में 1860 ईस्वी में कुका विद्रोह होता है। और पावना किसान जो विद्रोह है वह पूर्वी बंगाल में 1873 से 76 ईस्वी में किसान का नाम याद रखेंगे तो चंद्र राय तथा शंभुपाल के द्वारा यह पावना विद्रोह होता है 73-76, याद रखेंगे 1873 से 76 के बीच में। बिरसा मुंडा आप सब जानते हैं कि 1893 से लेकर 1900 ईस्वी तक यह जो है बिहार झारखंड के क्षेत्रों में, जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे, महान विद्रोह के नाम से भी यह उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर एक बात है जो कि जो घटनाक्रम है, यहाँ पर जो भी घटना घटे हैं उनको सुव्यवस्थित ढंग से तिथि के क्रम में आपको बताना है कि पहले घटना कौन घटी है। तेभागा आंदोलन है, दक्कन विद्रोह, नील विद्रोह, पावना विद्रोह। अब इसमें डेट आपको याद रखना होगा, तब ये जो है मतलब कि बनेगा, मतलब तेभागा, नील, दक्कन और पावना। अभी जो है आपने तुरंत पढ़ा कि 73 से 76 जो है पावना है। नील विद्रोह जो है 1859 का है। तेभागा और दक्कन विद्रोह को हम जानेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नील विद्रोह 1859 से 60 कहाँ पर होता है? तो बंगाल में होता है। पावना 73 से जो है 76 कहाँ होता है? तो बंगाल में होता है। दक्कन देखेंगे तो 1874 होता है, ये महाराष्ट्र में होता है। और तेभागा जो है 1946 में होता है और यह बंगाल में होता है। तेभागा बंगाल है, 1946 में है। यहाँ पर एक तरफ से है, याद रखेंगे। पहला नील विद्रोह जो है, नील आंदोलन, यह 1859 से 60 बंगाल में। पावना बंगाल में 1873 से 76 बंगाल में। दक्कन विद्रोह 1874 महाराष्ट्र में। और जो है तेभागा कहाँ पर? तो 1946 में बंगाल में। तो ये जो सारे के सारे जो डेट हैं वो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन कृषक विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन और सत्य है? देखेंगे पहले जो कथन सत्य है उसमें है कि दक्कन कृषक जो है विद्रोह का मुख्य कारण जो है वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों पर आरोपित किए गए भारी कर थे। दूसरा कि करों के बोझ तले दबे किसान साहूकारों के कुचक्र में फंसते जा रहे थे। और तीसरा है कि इन महाजनों एवं साहूकारों में मारवाड़ी एवं गुजराती प्रमुख थे। और चौथा देखेंगे तो ये है कि 1867 में सरकार द्वारा भू राजस्व की दरों में 75% की वृद्धि हुई। ये क्या है? यही औसत है, यही गलत है। डी नंबर आपका गलत है और सारे के सारे जो हैं सही थे। अब देखेंगे यहाँ पर पॉइंट में जो दिया गया है कि दक्कन क्षेत्र में जो है 1867 ईस्वी में सरकार द्वारा भू राजस्व की दरों में 50%, कितना? तो 50%, ना कि 75% की वृद्धि का निर्णय लिया गया था। और लगातार फसलों की बर्बादी से कृषकों की समस्याएं क्या थी? चरम स्थिति पर पहुंच गई थी। दूसरा देखेंगे तो इसके जो है बाद महाजनों, सूदखोरों एवं किसानों के मध्य जो है धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। और जिसके फलस्वरूप जो है 1874 ईस्वी में किसानों ने बाहरी महाजनों के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और 1879 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम बनने के बाद आंदोलन जो है पूर्णतः समाप्त हो गया। कब हुआ था? 1800 जो है 79 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में।
अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि दक्कन विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रम में आपको सुव्यवस्थित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला है कि दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिफिल कानून का होना, दूसरा है कि दक्कन उपद्रव आयोग का गठन और तीसरा है सरकार द्वारा भू राजस्व की दरों में 50% की वृद्धि करना और चौथा है सूदखोर कालूराम द्वारा एक किसान बाबा साहिब देशमुख के खिलाफ अदालत के से घर की नीलामी की डिक्री प्राप्त करना। तो ये घटना किस प्रकार से पहले कब होगी, कौन होगा, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले होता है 50% का कर सरकार के द्वारा। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर जो है सूदखोर कालूराम के द्वारा किसान बाबा साहेब देशमुख के लिए जो है नीलामी के लिए जो है डिग्री प्राप्त करना। और उसके बाद जो है दक्कन उपद्रव आयोग का गठन होता है और उसके बाद जो है दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिफिल कानून जो है लागू होता है। तो इस प्रकार से उत्तर जो है आपका हो जाएगा ए नंबर 3 4 2 1। ठीक, 3 यहाँ पर पहले 3 तब 4 तब 2 तब 1। अब हम अगला नंबर क्वेश्चन के पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका डेट क्या है। तो सरकार द्वारा जो है भू राजस्व की दरों में 50% की वृद्धि जो होती है वह 1867 में होती है और सूदखोर कालूराम के द्वारा जो है बाबा साहेब देशमुख के खिलाफ अदालत से नीलामी की डिक्री प्राप्त करना यह 1874 में होता है। मतलब कि यहाँ पर 7 साल बाद की घटना है। और उसके बाद जो है दक्कन उपद्रव जो है दंगा जो होता है उसका गठन जो है होता है, आयोग का गठन हुआ 1876 में होता है। और उसके बाद जो है दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिफिल कानून का जो है लागू होना यह 1879 ईस्वी को होता है। तो ठीक है, ये आप देखेंगे। अब देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन कि महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र में किसानों ने साहूकारों के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार अभियान क्यों चलाया था? ऑप्शन है कि भूमि कर की दर में 50% की वृद्धि के कारण, गरीब किसानों के खातों में हेरफेर करने और ऊंची ब्याज दर के कारण, तीसरा है कि दक्कन क्षेत्र में दंगा शुरू होने के कारण और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि जो साहूकार थे वो खातों में जो है ऊंची दर के कारण जो है यहाँ पर ब्याज में गड़बड़ी की थी, इसके कारण हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा में कि गरीब किसानों के खातों में हेरफेर करने और ऊंची ब्याज दर के कारण जो है यह हुआ था। यहाँ पर पॉइंट में देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र के किसानों ने गुजराती और मारवाड़ी साहूकारों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का अभियान इसलिए चलाया कि साहूकार गरीब किसानों के खातों में हेरफेर करते थे और किसानों को दिए गए ऋणों पर अत्यधिक ब्याज दर वसूल करते थे। दूसरा कि सामाजिक बहिष्कार आंदोलन के तहत किसानों ने साहूकारों की दुकानों से सामान खरीदने और खेतों में खेती करने से इनकार कर दिया। अगला पॉइंट में देखेंगे कि नाई था, धोबी और मोची ने उनकी सेवा करने से इनकार कर दिया। और अंतिम पॉइंट है कि यह सामाजिक बहिष्कार पूना, अहमदनगर, सोलापुर एवं सतारा में तेजी से फैल गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अवध किसान सभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कि 20 एवं 21 दिसंबर 1920 को अवध किसान सभा की अयोध्या में एक विशाल रैली आयोजित की गई जिसमें लगभग 1 लाख किसानों ने भाग लिया। दूसरा कि इस रैली में बाबा रामचंद्र रस्सी में बंधे हुए आए और यह दर्शाने के लिए कि किसानों की हालत यही है। मतलब बाबा रामचंद्र जो थे वो रस्सी में बंध कर आए थे और उन्होंने यह दर्शाया कि यह जो है किसानों की हालत है और उन पर अत्याचार हो रहा है। तो ये दोनों के दोनों कथन जो हैं सत्य हैं। ठीक है, एक और दूसरा दोनों कथन जो है सही है। अब देखेंगे कि अवध किसान सभा ने किसानों से बेदखली जमीन न जोतने और बेगार न करने की अपील की। दूसरा कि इस अपील को ना मानने वालों का बहिष्कार करने की जो है अपील की गई। और तीसरा है कि किसान सभा आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें जो है ऊंची और नीची जातियों दोनों ही के किसान मौजूद थे। मतलब उच्च नीच जो भी किसान थे दोनों मौजूद थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1921 के अंत में उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिला में हुए किसान आंदोलन के जो है मुख्य कारणों में निम्न में से कौन एक कारण शामिल नहीं है? तो यहाँ पर जो शामिल कारण था वो था लगान की उच्च दर,
दूसरा कि लगान वसूली में जमींदारों द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीति, और तीसरा बेगार प्रथा। ये तीनों के तीनों कारण थे, और लेकिन शामिल नहीं था वो था महिला श्रमिक का शोषण, यह शामिल नहीं था। तो उत्तर में यही हो जाएगा। और जो था वो था लगान की उच्च दर, लगान वसूली में जमींदारी द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीति और बेगार प्रथा। अब देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि इस आंदोलन के जो मुख्य प्रमुख कारणों में महिला श्रमिकों का शोषण शामिल नहीं था, और एका आंदोलन में किसानों को निम्न बातों की शपथ दिलाई जाती थी, जैसे कि केवल उचित लगान अदा करना तथा लगान अदायगी में समय सीमा का पालन करना। दूसरा देखेंगे तो भूमि से बेदखल करने पर भूमि नहीं छोड़ना। दूसरा, बेगार करने से इनकार करना। तीसरा, अपराधियों से संबंध नहीं रखना एवं पंचायतों का निर्णय स्वीकार करना। ये सारे जो हैं शपथ दिलाई जाती थी किसानों को। अब हम अगला देखेंगे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि पॉइंट में ये जो है कथन आपको बताना है। देखेंगे तो 1 मिनट। देखेंगे क्वेश्चन। तो बैठकें 14 नंबर क्वेश्चन है कि बैठकें शुरू होने से पहले सभा स्थल पर एक गड्ढा खोदकर उसमें पानी भरा जाता था। इसे गंगा मानकर एक पुजारी वहां इकट्ठे किसानों को गंगा की सौगंध खिलाता कि वे निर्धारित लगान नहीं देंगे, उसमें जो है उससे 1 पैसा ज़्यादा नहीं देंगे, पर लगान समय पर देंगे। बेदखल किए जाने पर जमीन नहीं छोड़ेंगे, जबरिया मजदूरी नहीं करेंगे, अपराधियों को मदद नहीं देंगे और पंचायत के फैसलों को मानेंगे। जो भी आपने सारे के सारे पॉइंट जो है पढ़े हैं। तो ये किस जो है आंदोलन के संदर्भ में था? तो यह आंदोलन किसान का था, वो था किसान का एका आंदोलन। यह एका आंदोलन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह संबंध जो है एका आंदोलन से था, और आंदोलन में जो है इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहदेव थे। ये 2 नेता थे। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिले में लगान वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने एका आंदोलन नाम का आंदोलन चलाया। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के अन्य किसान आंदोलन से उस मामले में भिन्न था कि इसमें छोटे-छोटे जमींदार भी शामिल थे। ये जमींदार बढ़े हुए लगान के बोझ से परेशान और सरकार से नाराज थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि केरल के मालाबार क्षेत्र में हुए मोपला विद्रोह। यह याद रखेंगे कि मोपला विद्रोह कहाँ पर होता है? तो केरल के मालाबार क्षेत्र में। इसमें कथन और सत्य कथन आपको चूज करना है। जो सत्य कथन है देखेंगे तो ये है पहला सत्य कथन कि मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट के स्थानीय मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदू सामंतों के खिलाफ किया गया था। दूसरा सत्य है कि मोपलाओं के विद्रोह का प्रमुख कारण लगान की ऊंची दर, नजराना एवं दमनकारी तौर तरीके थे। तीसरा सत्य कारण है कि इस आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता इसका राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध स्थापित होना था। असत्य कथन चूज करने के लिए कह रहा है, तो असत्य कथन है डी नंबर कि गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती ने इन आंदोलन का जो है आंदोलन इन आंदोलनों में जो है इन क्षेत्रों का दौरा कर इनमें और सक्रियता लाई। ये क्या है? गलत है, ये गलत है। यही चूज करना आपको था। देखिए मोपला विद्रोह जो है वह 1921 ईस्वी में केरल में होता है, मालाबार तट याद रखेंगे। मोपला विद्रोह के दौरान जो है इस क्षेत्र का दौरा गांधी जी, शौकत अली, मौलाना आजाद ये नेता ने किया था, ना कि राजेंद्र प्रसाद, शाहजानंद। ये गलत है। जो सही है वह है शौकत अली और मौलाना आजाद गांधी जी के साथ। अगला इसमें देखेंगे पॉइंट में कि फरवरी 1921 ईस्वी में सरकार ने क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगा दी, मतलब रोक लगा दी, और किसानों की सभाओं पर रोक लगा दी तथा इसके सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और इसके बाद जो है यह आंदोलन हिंसक रूप धारण कर लिया, परंतु शीघ्र ही इसको दबा दिया गया। और इस आंदोलन के नेता अली मुसलियार थे। ये याद रखेंगे, आंदोलन के नेता। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि द मोपला रेबेलियन एंड इट्स जेनेसिस नामक शोध ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो है लिखा गया था कोनराड वुड के द्वारा। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। देखेंगे तो इस में जो है पॉइंट में कि द मोपला
रेबेलियन एंड इट्स जेनेसिस नामक शोध ग्रंथ कोनराड वुड के द्वारा लिखा गया और इस पुस्तक में 1836 से लेकर 1919 तक 29 महत्वपूर्ण मोपला विद्रोहों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले 2-3 पॉइंट और हैं। तो इसमें अगला पॉइंट है कि इन मोपला संघर्षों की मुख्य विशेषता क्या थी, तो यह रही कि इसमें जो है इसमें हिस्सा लेने वाले सदा ही मृत्यु की इच्छा से प्रेरित होकर शहादत के लिए लड़े। दूसरा कि 1921 से 22 का मोपला संघर्ष सही अर्थों में व्यापक जन संघर्ष था। यह जन विद्रोह मूलतः साम्राज्यवाद और सामंतवाद विरोधी जन संघर्ष था। और अगला और अंतिम पॉइंट है कि इस विद्रोह के मुख्य कारणों में जमींदारों द्वारा कृषकों का शोषण करना था। ये सारे पॉइंट हैं इससे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बारदौली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं, सत्य कथन आपको चूज करने हैं। पहला है कि बारदौली सत्याग्रह के समर्थन में के.एम. मुंशी तथा लालजी नारायणजी ने बम्बई विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। दूसरा है कि बारदौली सत्याग्रह के समर्थन में बम्बई में रेलवे हड़ताल का आयोजन किया गया। तीसरा है कि वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए 2 अगस्त 1928 को गांधी जी भी बारदौली पहुंच गए। ये तीनों के तीनों कथन जो हैं सत्य हैं। ये तीनों कथन क्या हैं? सत्य हैं। अब देखिए इसमें पॉइंट जो है वो है कि बारदौली सत्याग्रह कहाँ पर होता है, तो यह होता है गुजरात में। और गुजरात के बारदौली तालुका में 1928 में यह सत्याग्रह होता है। बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सत्याग्रह के नेता का नाम पूछता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, विठल भाई पटेल का भाई का नाम है। अब देखेंगे यहाँ पर तीसरा नंबर, तो यह सत्याग्रह जो है भूमि कर में 22% बढ़ोतरी के खिलाफ किया गया था। और इस सत्याग्रह के दौरान जो है बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ये यहाँ पर याद रखेंगे कि सत्याग्रह में बारदौली की महिलाओं के द्वारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। बारदौली सत्याग्रह के संबंध में जो है ये सारे कथन सत्य थे। और यहाँ पर देखेंगे तो सरकार ने एक न्यायिक अधिकारी ब्रोमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल से सारे मामले की जांच कराई। उन्होंने जांच रिपोर्ट में लिखा कि 22% लगान बढ़ोतरी गलत थी, इसे घटाकर 6.03% किया गया। अगला और अंतिम पॉइंट है कि लंदन से प्रकाशित अखबार न्यू स्टेट्समैन ने 5 मई 1929 को अपने अंक में लिखा, जांच समिति की रिपोर्ट सरकार के मुंह पर तमाचा है। ठीक है, यह न्यू स्टेट्समैन प्रकाशित अखबार में यह बातें कही गई। अब अगला क्वेश्चन है कि बारदौली सत्याग्रह के दौरान आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत का निर्माण करने के लिए आंदोलनकारियों द्वारा किस पत्रिका का प्रारंभ किया गया था, तो यह पत्रिका था बारदौली सत्याग्रह पत्रिका। सी नंबर इसका उत्तर है। अब देखिए यहाँ पर कि पॉइंट में है कि बारदौली सत्याग्रह के दौरान जो है आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत का निर्माण करने के लिए बारदौली सत्याग्रह पत्रिका प्रकाशित हुआ था, आरंभ किया गया था। और इसमें बड़ी ही सरल, सुबोध, व्यंग्यपूर्ण शैली में लेख लिखे जाते थे और नेताओं के भाषण और किसानों की संपत्ति की कुर्की की तस्वीरें भी छापी जाती थी। आंदोलन का अपना खुफिया विभाग भी था। इसको यह पता लगाना होता था, मतलब कि पता लगाना होता था कि कोई लगान दे तो नहीं रहा है, ये सारी बातें जाननी थी। अब इसमें अगला नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन चूज करना है। पहला है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में की गई। इसके पहले अध्यक्ष जो हैं स्वामी सहजानंद थे। बार बार पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ पर होती है, ऑप्शन में लखनऊ भी आता है। और इसके पहले मतलब अध्यक्ष कौन थे, तो ये स्वामी सहजानंद भी आते हैं। और स्थापना कब होती है, तो 1936। 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। दूसरा देखेंगे पॉइंट में कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन फैजपुर में आयोजित किया गया।
पहला जो है लखनऊ में होता है, दूसरा फैजपुर में होता है। ये दोनों के दोनों कथन क्या हैं? सत्य हैं। दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। सी नंबर इसका उत्तर है। अब यहाँ पर आपको जो बातें दी गई है वही कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है लखनऊ में। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और सचिव पूछेगा तो सचिव एम.जी. रंगा चुने गए थे। एम.जी. रंगा। क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा देखेंगे कि इन सभा में जो है किसान घोषणा पत्र जारी किया गया था और इंदुलाल याग्निक के निर्देशन में एक पत्र का प्रकाशन भी होता है। अगला पॉइंट है कि 1937 में जो है 1937 के प्रांतीय चुनाव हेतु जारी किए गए कांग्रेसी घोषणा पत्र के अनेक प्रावधान अखिल भारतीय किसान सभा के एजेंट जो थे उनसे प्रभावित थे, एजेंडे से प्रभावित थे। किसान सभा का जो एजेंडा था उससे प्रभावित जो है जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था। अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 1937 के प्रांतीय चुनावों हेतु कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में निम्न में से कौन सी मांग रखी गई थी? तो ये तीनों मांग था, जैसे कि भू राजस्व और लगान में 50% की कमी, दूसरा है कि ऋणों की वसूली का जो है स्थगन, और तीसरा है सामंती असोलियों की समाप्ति। ये तीनों कथन सत्य हैं। डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसमें पॉइंट में कि कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनावों के समय जो है अपने घोषणा पत्र में किसानों की निम्न प्रमुख समस्याओं में जो शामिल किया गया था, उसमें था भू राजस्व और लगान में 50% की कमी, सामंती वसूलियों की समाप्ति, काश्तकारों की बेदखली से सुरक्षा, खेतीहर मजदूरों को गुजारे लायक मजदूरी, किसान यूनियनों की जो था उसको मान्यता इत्यादि बहुत सारे पॉइंट थे। अब अगला नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्य किसानों में जो है जागरण पैदा करने और उन्हें संगठित करने के लिए निम्न में से किन तरीकों का उपयोग नहीं करते थे? तो यह तरीका कौन सा नहीं था? जो तरीका था कि थाना, तालुका, जिला एवं प्रांत के स्तर पर सभाएं करना, गांव-गांव घूमकर बैठकें करना, लोगों को कांग्रेस एवं किसान सभा का सदस्य बनाना, प्रत्येक घर से एक निश्चित रकम चंदा के रूप में लेना, यही गलत था। क्या था? ये असत्य है। अब देखिए चंदा देने हेतु जो है कोई निश्चित रकम निर्धारित नहीं की गई थी। लोग नगद या अनाज के रूप में अपनी इच्छा अनुसार चंदा को मतलब चंदा देने के लिए स्वतंत्र थे और अन्य सभी तरीकों का उपयोग जो है किसान को संगठित करने के लिए किया जाता था। साथ ही जो है किसान सभा के सदस्य किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते थे और सम्मेलन के दौरान जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता था। तो ये सारे पॉइंट उसमें थे रिलेटेड, आपको याद रखने हैं। अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला है सुमेलित करना है और इसमें देखेंगे तो पहला क्या हो जाएगा? बंगाल। बंगाल का देखेंगे जो प्रमुख किसान नेता थे, राज्य है बंगाल है, तो इसके नेता जो थे वो थे बंकिम मुखर्जी। बंगाल का बंकिम मुखर्जी। ठीक है, यहाँ पर बंगाल का देखेंगे तो बंकिम मुखर्जी। पंजाब का जो है वह है रामचंद्र नेडुम नेडुमगढ़ी नेडुमगढ़ी। और आंध्र प्रदेश का देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का है आर डी भारद्वाज। और केरल में देखेंगे तो केरल में यहाँ पर एक मिनट रुकिए। बंगाल का देखिए तो बंगाल का यहाँ पर उत्तर जो है बंगाल में, तो बंगाल का है तीसरा बंकिम मुखर्जी। ठीक है, और पंजाब का दूसरा है बाबा सोहन सिंह भाखना। पंजाब का बाबा सोहन सिंह भाखना। आंध्र प्रदेश का देखेंगे तो आर.डी. भारद्वाज और केरल का है रामचंद्र नेडुमगढ़ी। ठीक है, इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। पहला में ही इसका उत्तर है। अब यहाँ पर पूरा दिया गया है तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं कि बंगाल में बंकिम मुखर्जी हैं, पंजाब में बाबा सोहन सिंह भाखना है, आंध्र प्रदेश में आर.डी. भारद्वाज हैं और केरल में आर रामचंद्र नेडुमगढ़ी हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये गठन है और किसान संगठन है, तो इसमें आपको कब कौन होता है ये आपको बताना है। जैसे कि
बिहार प्रांतीय सभा का गठन कब होता है, अवध किसान सभा का गठन कब होता है, यूपी किसान सभा का गठन कब होता है और उत्कल प्रांतीय किसान सभा का गठन कब होता है। तो इसका उत्तर में देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक एक बातें दी गई है और इसके गठनकर्ता कौन है ये भी दिया गया है। तो डायरेक्ट देखिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में होता है और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके गठनकर्ता होते हैं। अवध किसान सभा का गठन 1920 में होता है और बाबा रामचंद्र इसके जो है क्या होते हैं, संगठनकर्ता होते हैं। और यूपी किसान सभा का गठन 1918 में होता है और इसके जो है गठनकर्ता में गौरी शंकर मित्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, ये तीनों का नाम याद रखेंगे यूपी किसान सभा में। और चौथा है उत्कल प्रांतीय किसान सभा, तो ये 1935 में होता है और मालती चौधरी इसके गठनकर्ता होते हैं। एक बार पुनः देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929, अवध किसान सभा 1920 में बाबा रामचंद्र, यूपी किसान सभा में 3 नाम याद रखना है, गौरी शंकर मित्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, यह होता है 1918 में। और उत्कल प्रांतीय किसान सभा 1935 में इसके जो है गठनकर्ता मालती चौधरी होते हैं। अब देखेंगे कोका विद्रोह। कोका विद्रोह से संबंधित आपको निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है चूज करना है। तो देखेंगे तो इनका मुख्य उद्देश्य जो है सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वास को दूर करना था। दूसरा है कि विद्रोहियों ने हजारों जो है नामक स्थान हाजरो है, हाजरो नामक स्थान को अपना मुख्यालय बनाया। कहाँ है तो हाजरो। राम सिंह एवं जो है राम सिंह जो थे इस विद्रोह के प्रमुख नेता है। उपयुक्त में से जो है आपको सभी, तो इसमें जो है सभी के सभी उत्तर में हो जाएंगे। अब एक एक पॉइंट यहाँ पर समझेंगे तो देखेंगे। देखिए यहाँ पर है कि इस आंदोलन की शुरुआत जो है भगत जवाहर मल यानी कि सियान साहिब एवं उनके शिष्य जो थे वो बालक सिंह ने पश्चिमी पंजाब में की थी। उन्होंने हाजरो नामक स्थान पर अपना मुख्यालय बनाया था और 1872 में आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह थे। ठीक है, इनको जो है रंगून निर्वासित कर दिया गया था। उद्देश्य देखेंगे क्या क्या था, तो सिख धर्म में सुधार करना, जातीय भेदभाव का उन्मूलन करना, मांस मदिरा एवं अन्य जो है नशीली वस्तुओं के सेवन से परहेज करना, अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना, महिलाओं में पर्दा प्रथा को दूर करना, ये जो है सारे के सारे प्रमुख कारण थे। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय कृषक आंदोलन के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं था, मतलब नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर है पहला, किसानों पर आरोपित लगान की ऊंची दर, भारत के हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट करना, जमींदारी व्यापारी साहूकार मतलब और ब्रिटिश बागान मालिकों के द्वारा जो है किसानों का शोषण एवं उत्पीड़न नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है तो ये सभी के सभी हैं। ठीक है, डी नंबर इसका उत्तर है। और इसमें पॉइंट में देखेंगे तो है कि जो कारण है उपरोक्त सभी कारक जो है भारत में कृषक आंदोलन की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार रहे हैं। इसमें किसानों एवं कंपनी द्वारा जो है अत्यधिक ऊंची दर पर लगान लगाकर उसे कठोरतापूर्वक वसूल करना, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग की बर्बादी एवं जमींदार साहूकार एवं ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा किसानों का शोषण भारत में कृषक आंदोलन का प्रमुख कारण रहा। और इस तरह अंग्रेजी राज का तात्पर्य जो है किसान के लिए बढ़ती हुई गरीबी, लूट और उत्पीड़न था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इजारेदारी व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कि इस व्यवस्था में 1717 ईस्वी में 5 वर्षीय ठेका अवधि को बदलकर 1 वर्ष कर दिया गया। दूसरा ऑप्शन है कि इस नई व्यवस्था का एक दोष यह भी था कि प्रतिवर्ष नए नए व्यक्ति ठेका लेकर किसानों से अधिक भू राजस्व वसूल करते थे। इसमें सत्य कथन कौन है, तो ये दोनों के दोनों जो है सत्य कथन हैं। क्या है, दोनों सत्य कथन हैं। अब देखिए पॉइंट में आपको समझना है कि इजारेदारी जो व्यवस्था थी इसमें इजारेदारों यानी कि ठेकेदार या जमींदार का भूमि पर अस्थायी स्वामित्व होता था, इसीलिए जो है वो भूमि सुधार में कोई रुचि नहीं रखते थे। दूसरा देखेंगे तो उनका मुख्य उद्देश्य जो है अधिक से अधिक लगान वसूल करना था, इसके लिए वे किसानों का उत्पीड़न भी करते थे। तीसरा पॉइंट में यद्यपि यह व्यवस्था जो है काफ़ी दोषपूर्ण थी, फिर भी
इससे कंपनी की आय में वृद्धि हुई थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट इजारेदारी व्यवस्था से याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर कि इजारेदारी व्यवस्था के संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकारों के निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है कि प्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद ने वॉरेन हेस्टिंग्स की भू राजस्व व्यवस्था की आलोचना करते हुए लिखा कि वह बंगाल में अकाल, उपद्रव और दुर्दशा को छोड़ गया। ये ताराचंद की कहानी है। ठीक है, मतलब कथन है। अगला है कि आर.पी. दत्त के अनुसार इस व्यवस्था ने जमींदार एवं तथा रैयत के मध्य संपर्क सूत्र को नष्ट कर भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में दरार उत्पन्न करने का काम किया। तो ये दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स की इस व्यवस्था ने भूराजस्व के क्षेत्र में अराजकता की स्थिति को ला दिया तथा पूर्णिया, वर्धमान, राजशाही एवं दिनाजपुर की पुरानी जमींदारी को अंत कर दिया, मतलब जमींदारी अंत हो गई। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में सर्वप्रथम बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। इसमें 5 वर्ष के लिए लगान संग्रह करने के लिए ठेका दिया जाता था, जिसे बाद में 1 वर्ष कर दिया गया था। और सबसे अधिक बोली लगाने वाले जो ठेकेदार होते थे, उनको ठेका यह दिया जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त के संबंध में क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी पूछ चुकी है अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कथन सत्य है, आपको अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बताना है। यह यूपीएससी की पीटी में भी इस बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। अब देखिए 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में अस्थायी कर दिया। एकदम सही है। दूसरा है कि बाद में इस व्यवस्था को उत्तर प्रदेश के बनारस खंड एवं उत्तरी कर्नाटक में भी लागू किया। ये भी सही कथन है। तीसरा है कि अस्थायी भूमिकर व्यवस्था तत्कालीन भारत की 25% भूमि पर लागू की गई। यह कथन असत्य है। तो जो सत्य कथन है वो 2 कथन सत्य हैं, 1 और 2। अब देखिए अस्थायी बंदोबस्त भूमि व्यवस्था में तात्कालिक ब्रिटिश की 19% भूमि पर यह लागू की गई थी। ठीक है, 19%। और इस व्यवस्था में जमींदार किसान से वसूले गए लगान का 10/11 भाग यानी कि 89% सरकारी कोष में एवं शेष 1/11 भाग यानी कि 11% अपने खर्च के लिए अपने पास रख लेते थे। ये व्यवस्था थी जमींदारों की। जमींदार किसान से वसूले गए जो लगान थे इस प्रकार से थे, 10/11 और 1/11। जो कार्य होते थे 89% वो सरकारी कोष में और 1% अपने पास रखते थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई अस्थायी भूमि बंदोबस्त के संबंध में निम्न में कौन कथन असत्य है। कथन सत्य को हम देखेंगे तो 3 कथन इसमें सत्य हैं, पहला, दूसरा और डी नंबर, मतलब ए, बी और डी। कथन असत्य सी नंबर है। लेकिन जो सत्य कथन है उसको देखिए पहले। तो जमींदारों द्वारा निश्चित रूप पर सरकारी खजाने में लगान जमा नहीं करने पर भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। दूसरा कि किसी भी आपदा के समय लगान में कोई रियायत नहीं दी जाती थी। और जो सही है वो है डी नंबर कि जमींदारों को भूमि बेचने, रखने एवं दान देने का अधिकार था। और जो कथन असत्य है वो है कि इस व्यवस्था में लगान की दर तय करने का अधिकार सरकार के पास था। ठीक है, यह गलत है। अब देखिए भूमि की अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था में लगान की दर जो तय करने का अधिकार था वो सरकार के पास नहीं था। लगान की दर तय करने का अधिकार जमींदारों के पास था और साथ ही जमींदार ही लगान में वृद्धि कर सकते थे। और इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया था और भूमि पर उनका अधिकार वंशानुगत एवं हस्तांतरणीय था। मतलब वंश, मतलब पिता करेंगे तो पुत्र, पुत्र करेंगे तो फिर उनके पुत्र, इस प्रकार से चलता था। अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा धुंधला है लेकिन हम आपको इसका ध्यान से सुनिएगा तो समझ लीजिएगा।
क्वेश्चन है कि मैं जमींदारों को उस जमीन का मालिक समझता हूँ जो उन्हें धर्म मतलब कि कानून के अनुसार, धर्म मेरा जो कानून है उस कानून के अनुसार उत्तराधिकार में मिला है। अब देखिए भूमि की अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में कथन बोल रहा है कि कौन सा इसमें सही है। अब देखिए ये कथन जो है किनके द्वारा कहा गया है, ये है जो मैं जमींदारों को उस जमीन का मालिक समझता हूँ जो उसके द्वारा जो है कानून का अनुसार उत्तराधिकार में मिला है। ये जो है कथन किनके द्वारा कहा गया है ये अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में, तो यह है सर जॉन सोर के द्वारा जो है यह कहा गया है। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त के बारे में सर जॉन सोर के द्वारा यह कथन कहा गया है। और यह जो है जॉन सोर जो थे वह कॉर्नवालिस द्वारा नियुक्त जांच कमेटी के भी अध्यक्ष थे। और जॉन सोर जो है 1793 से लेकर 98 तक बंगाल का गवर्नर जनरल भी था। और इसके कार्यकाल में निजाम और मराठों के बीच युद्ध भी होता है। और जॉन सोर जो है हस्तक्षेप की नीति का पालन किया और जो है इनके द्वारा कहा गया कि अवध के मामले में हस्तक्षेप करते हुए जो आरोप दौला था उनकी मृत्यु के बाद जो है उसके प्रथम पुत्र वजीर अली को नवाब न बनाकर उसके दूसरे पुत्र जो उसका दूसरा पुत्र था सादत अली को उन्होंने नवाब घोषित किया था। ये बात आपको यहाँ पर दी गई है। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि देखेंगे हम इसका अगला क्वेश्चन कि कंपनी सरकार द्वारा इस व्यवस्था को अस्थायी बनाने के पीछे अनेक कारण थे। निम्न में से कौन एक अस्थायी व्यवस्था को लागू करने का सही कारण नहीं था? इसमें 3 कारण जो है आपको सही है। पहला जो कि है सरकार एक निश्चित तथा अस्थायी आय प्राप्त करना चाहती थी। दूसरा, यह लगान वसूली पर समय पर पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी। और कंपनी इस व्यवस्था द्वारा जमींदारों को अपना समर्थक बनाना चाहती थी। ये तीनों कथन जो हैं सत्य है। और सत्य कथन ढूंढने के लिए कह रहा है तो ये चौथा नंबर है कि डी नंबर है कि हालांकि कंपनी के पास योग्य कर्मचारियों एवं भू लगान के संदर्भ में जानकार व्यक्तियों की कमी नहीं थी, ये कमी थी, फिर भी उसने लगान का ठेका जमींदारों को दिया। ठीक है, ये गलत है। अब देखिए लगान निर्धारित करने एवं वसूल करने हेतु कंपनी के पास योग्य कर्मचारियों की कमी थी एवं जो है भूमि के संबंध में पर्याप्त ज्ञान का भी अभाव था। दूसरा पॉइंट है कि अतः कंपनी ने लगान वसूली का ठेका जमींदारों को ही देना मुनासिब समझा, साथ ही जो है उन्हें जो है भूस्वामी भी मान लिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भूमि की अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू होने से जमींदारों को अनेक लाभ हुआ। निम्न में से कौन एक जो है लाभ जमींदारों को नहीं हुआ? 3 लाभ होते हैं, एक लाभ नहीं होता है। देखेंगे कौन है। जो 3 लाभ हैं वो हैं कि जमींदार थे भूमि के अस्थायी मालिक बन गए। दूसरा कि लगान की एक निश्चित रकम सरकार को देने के पश्चात काफी बड़ी धनराशि जमींदारों को प्राप्त होने लगी। तीसरा कि अधिक आय से कालांतर में जमींदार अत्यधिक समृद्ध हो गए। ये तीनों कथन सत्य हैं। और जो नहीं है वो है कि जमींदारों ने अत्यधिक लाभ होने के बाद भी कृषि उन्नति की और कोई ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर पॉइंट से समझेंगे कि भूमि के अस्थायी बंदोबस्त से जमींदारों को सर्वाधिक लाभ हुआ। दूसरा पॉइंट है कि उन्हें सरकार को एक निश्चित रकम देनी पड़ती थी, अतः उन्होंने कृषि की उन्नति पर अधिक ध्यान दिया। तीसरा है कि इस व्यवस्था के कारण जो है अधिकांश जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में सरकार को सहयोग दिया था। और अगला पॉइंट है कि कंपनी का वह धन अब खर्च होने से बच रहा था जिसे वह लगान वसूली के समय अपने कर्मचारियों पर खर्च करती थी। ये सारा पॉइंट याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भूमि की अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू करने से सरकार को होने वाले लाभों पर विचार करना है। पहला है कि यहाँ पर और इसमें सत्य कथन चूज करना है। तो सत्य कथन देखेंगे, जो 3 सत्य कथन है उसमें पहला ऑप्शन में है कि जमींदारों के इस वर्ग ने अंग्रेजी सत्ता को सामाजिक आधार प्रदान किया। दूसरा कि सरकार की आय निश्चित हो गई जिससे अपना बजट बनाने में उसे आसानी हुई। तीसरा कि सरकार को प्रतिवर्ष राजस्व की दरें
तय करने एवं ठेके जो है देने के लिए झंझट से मुक्ति मिल गई। ये तीनों के तीनों कथन जो हैं सत्य हैं। जो कथन असत्य है वो कथन असत्य है। यहाँ पर सत्य कथन चूज करने के लिए कहता है 1 2 3 तीनों कथन सत्य हैं। यहाँ पर 4 नंबर देखेंगे कि जमींदारी व्यवस्था लागू करने के बाद जो है सरकार द्वारा जमींदारों को समाज में न्याय एवं शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी भी जो है जिम्मेवारी भी दी गई। ये कथन नहीं है। अब देखिए जो कथन तीनों के तीनों सत्य हैं उसमें मुख्य बातें आपको यहाँ से याद रखने हैं कि अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू होने के बाद सरकार द्वारा जमींदारों से न्याय एवं शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी छीन ली गई, जिससे उसका ध्यान जो है मुख्यतः कृषि के विकास में लगा तथा इसमें जो है सूबों की आर्थिक संपन्नता में वृद्धि हुई। दूसरा कि कृषि में उन्नति होने से व्यापार एवं उद्योग की भी जो है प्रगति हुई। और तीसरा कि व्यापार एवं उद्योग की उन्नति से सरकार को अधिक लाभ प्राप्त हुआ एवं सरकार की आय में वृद्धि हुई। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है भूमि की अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में सही नहीं है। अब देखिए जो सही है वो आपको बता देते हैं, जो सही नहीं है देखेंगे तो सही नहीं है वो है बी, और जो सही है तीनों ए सी और डी। देखेंगे इसमें क्या है तो इस व्यवस्था से सबसे अधिक हानि जो है किसानों को हुई। इससे उनकी भूमि संबंधी तथा अन्य परंपरागत अधिकार जो है छीन लिए गए। जो सही है उसमें है कि नई भूमि व्यवस्था से किसानों को जमींदारों के अत्याचारों एवं शोषण का सामना करना पड़ा। और जो अंतिम सही है वो है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को नुकसान पहुंचाया। इसमें गलत ढूंढने के लिए कह रहा था तो गलत कौन है तो ये बी नंबर है कि अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था ने सरकार एवं कृषकों के आपसी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डाला, बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला, ये जानते हैं। तो सही नंबर हो जाएगा बी। अब देखिए यहाँ पर कि अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था ने सरकार एवं कृषकों की आपसी जो संबंध था उसको बुरी तरह से प्रभावित किया तथा सरकार एवं किसानों के प्रत्यक्ष संबंध को समाप्त कर दिया। दूसरा कि सरकार एवं किसानों के प्रत्यक्ष संबंध समाप्त होने से सरकार को किसानों की समस्याओं की जानकारी नहीं हो पाती थी, जिससे विभिन्न कृषक संघर्ष जो है उत्पन्न हुए। और इस व्यवस्था से सरकार को भी हानि हुई क्योंकि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। और इस व्यवस्था का एक दोष यह भी था कि जमींदार किसानों का जो है भरपूर शोषण करने लगे थे। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बार बार क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर से, मतलब कि यह सिर्फ जमींदार याद रखेंगे अस्थायी बंदोबस्त तो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो ये जमींदारों के साथ जो है यह अस्थायी बंदोबस्त हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट में आपको बताया गया कि अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारों के साथ लागू किया गया था। और सन पूछ देगा तो सन जो है यह 1793 था। और कौन किया था तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था तो बंगाल बिहार उड़ीसा के क्षेत्रों में किया गया था। बंगाल बिहार उड़ीसा अभी जो आप देख रहे हैं तो ये क्षेत्र था। और इसके तहत जो है जमींदारों को राशि निश्चित समय पर जो है जो सूर्यास्त होती थी उससे पहले चुकानी पड़ती थी, नहीं तो जमींदारी जो है चली जाती थी। और इसको जो है सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। ये सारा का सारा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। इसमें देखेंगे तो अस्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व का अधिकार जमींदार को दिया, एकदम सही बात है। इसमें नहीं है वो है कि आंसर जो है इसका हो जाएगा बी नंबर कि अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों को प्रथागत दखल अधिकार को जो है ध्यान में बनाए रखा। यही जो है आपका सही उत्तर है। और इसमें नहीं पूछ रहा था तो सही है। और जो सही नहीं है जो इनमें मतलब कि अस्थायी बंदोबस्त के लिए जो सही है वो है कि अस्थायी बंदोबस्त के अधीन जो है उच्च माल गुजारी निर्धारण का भार कृषकों पर डाला गया। अस्थायी बंदोबस्त के अधीन जो है भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई। ये सारे के सारे पॉइंट थे, ठीक है। अब हम अगला नंबर क्वेश्चन से पहले देखेंगे यहाँ पर पूरा जो है इसका टॉपिक में पॉइंट में दिया गया है कि अस्थायी बंदोबस्त जो है कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में नहीं रखा गया था। 1790 में कॉर्नवालिस के द्वारा 10 वर्षीय व्यवस्था को लागू किया गया था।
1793 में इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी कर दिया गया। इस व्यवस्था के तहत जो है ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि आती थी। जमींदार द्वारा जो है असूले गए लगान 10/11 भाग सरकारी कोष में जाते थे और एक भाग जो है 1/11 भाग जो है उसके पास रहता था। ठीक है, और इसके तहत जो है भू स्वामित्व का अधिकार जमींदार को दिया गया था। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में मुख्य रूप से अगर पूछेगा तो बंगाल और बिहार के क्षेत्र में लागू किया गया था, जिसे बाद में कुछ छिटपुट जो है क्षेत्रों में विस्तार किया गया था। जिसे बाद में बनारस, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में विस्तार किया गया। जमींदारों द्वारा जो है किसान से लगान की दर निश्चित नहीं होने के कारण जमींदार का शोषण जो है किसानों पर बढ़ गया। ये सारे पॉइंट जो है अस्थायी बंदोबस्त में देखने को मिलते हैं। अब आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। 3 जो है आपको किसान से संबंधित व्यवस्थाएं, एक अस्थायी, एक रैयत और एक मोहर वाली। ये तीनों जो है व्यवस्था बहुत ही प्रमुख हैं, यहाँ से क्वेश्चन बार-बार आते हैं। अब देखेंगे रैयतवाड़ी में, तो रैयतवाड़ी की विशेषता, जो प्रमुख विशेषताओं पर विचार करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर जो ऑप्शन है पहला नंबर की कर्नल रीड जो था द्वारा शुरू की गई भू राजस्व व्यवस्था को मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा मद्रास में लागू किया गया था। दूसरा है कि भू राजस्व की यह व्यवस्था मद्रास के साथ साथ बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों जैसे कि असम तथा कुर्ग के कुछ हिस्सों एवं बरार में लागू किया गया था। तीसरा है कि बंगाल प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कराने में एल फेस्टन व चैपलिन की रिपोर्ट मुख्य भूमिका थी इसकी। और चौथा है कि भूमि सर्वेक्षण का कार्य 1824 से 28 के दौरान प्रिंगल के द्वारा जो है किया गया। तो इसमें जो है कथन सत्य कौन सा है, तो ये सभी के सभी जो है कथन क्या थे, सत्य थे। डी नंबर इसका उत्तर है। देखिए भू राजस्व जो व्यवस्था थी, ये भू राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी अंतिम रूप से 1847 ईस्वी में बीन गेट की सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था और इस व्यवस्था की लगान की दर जो था 1/3 भाग था। और यह व्यवस्था में जो ब्रिटिश भारत की 51% की भूमि आती थी। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था आपको याद रखना है, इसमें 51%, अस्थाई में कहेगा तो 19%। ठीक है, और अस्थाई में 10/11 खजाना में जाता था, सरकारी खजाना, और 1/11 जो था वह पास रहता था, और मतलब जमींदारों के पास। और ये याद रखना है कि ये जो बात 1793 में क्या था, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, और उसमें जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस का यह दौर था। अब देखेंगे वही लागू किया था। यह 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर उत्तर में आप देखेंगे तो इस व्यवस्था के द्वारा जो है सरकार अस्थायी बंदोबस्त के जो दोष था उसको दूर करना चाहती थी। इसके हम टॉपिक में अगर जाएं तो देखेंगे तो कहा गया है कि भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के उद्देश्य में निम्न में जो शामिल किया गया कि बिचौलियों को समाप्त करना, सरकार की आय में वृद्धि करना, अस्थायी बंदोबस्त के दोष को दूर करना, दक्षिण और पश्चिम जो बड़े जमींदार थी उसकी कमी होना। ठीक है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में जो बड़े जमींदार थे उसकी कमी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है निम्न में कौन एक रैयतवाड़ी व्यवस्था का दोष नहीं है। 3 दोष हैं, एक दोष नहीं है। देखिए इसमें है कि इसने ग्रामीण समाज की स्वामित्व की अवधारणा को बढ़ावा दिया। मतलब कि जो ग्रामीण समाज है उसमें स्वामित्व अवधारणा हो, वो बढ़ावा मिलता है। मतलब आप अभी सब जानते हैं कि रैयतवाड़ी और गैर रैयतवाड़ी जो है, रैयत मतलब कि स्वयं किसान, मतलब किसान स्वयं जो है क्या देगा, कर देगा। वो उसका मालिक किसान जो है, जो खेत का मालिक खुद होता है। अब देखिए यही बातें हैं, यही जो है दोष नहीं है, और अन्य दोष हैं जो कि हैं इस प्रकार की सरकार ने राजस्व में वृद्धि करने के लिए मनमाने लगान में वृद्धि कर दिया, ये सारी गलत है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर जो सत्य है उसमें कि रैयतवाड़ी व्यवस्था एक महत्वपूर्ण दोष था कि इसने ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया तथा जमींदारों का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया, ये दोष था। और दूसरा कि सरकार ने बलपूर्वक किसानों को खेत जोतने हेतु बाध्य किया, और तीसरा कि कंपनी के अधिकारी भी इस व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में थे। ये सारे कारण थे। और अगला देखेंगे क्वेश्चन, तो इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में
कौन सी जो है प्रणाली है, विशेषताएं इसकी हैं। तो ये पहला देखेंगे तो यह थॉमस मुनरो की उद्भावना मतलब कि ब्रेन चाइल्ड थी। इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था। इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए और इसको मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में शुरू किया गया। इसमें जो कथन बताना है उत्तर सही कौन है, तो मात्र 1, 2 और 3 तीन जो हैं 1, 2 और 3 इसमें सही है, चौथा नंबर नहीं सही है क्योंकि यह जो है बंगाल में नहीं किया गया, मद्रास में किया गया था, बंगाल में नहीं था, बम्बई के कुछ क्षेत्र थे। तो ये धीरे धीरे किसान कंगाल होते हैं, मध्यवर्तियों को कम होता है उद्देश्य जो है, और यह जो है थॉमस मुनरो का रैयतवाड़ी व्यवस्था याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो मुख्य मुख्य बातें आपको यहाँ से याद करना है, जैसे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है को कैप्टन रीड द्वारा 1792 ईस्वी में सर्वप्रथम लागू किया गया था और यह जो है मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों पर लागू किया गया था और इसके तहत जो है किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था। किसान ही जो है भूमि का मालिक होंगे। तथा अब वे व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को लगान प्रदान करते थे और सरकार इस व्यवस्था के तहत जो है बिचौलियों को समाप्त करना चाहती थी, डायरेक्ट किसान से जुड़ना चाहता था। बाद में क्या हुआ कि बाद में जो है मुनरो, थॉमस मुनरो ने इसे मद्रास के बाहर के क्षेत्रों में भी लागू किया। ये मद्रास के बाहर का जो क्षेत्र था उसमें भी लागू किया गया था, लेकिन शुरुआत में मद्रास, बम्बई और असम, ये पॉइंट याद रखेंगे, ये तीन। अगर इसमें बंगाल घुसा देता है तो वो गलत हो जाता है रैयतवाड़ी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित जो है कौन जो है संबंधित हैं, तो ये अभी तो आपने पढ़ा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया इसका, मुनरो था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से मुनरो था। और रीड के बारे में 1792 में जो है चालू किया गया था और बाद में जो है मुनरो मद्रास से बाहर लाता है। रीड पूछ देगा तो किस कब कब कहाँ कब किया, तो 1792 में, किन किन क्षेत्रों में, तो मद्रास, बम्बई और असम के कुछ क्षेत्रों में। और जब ये पूछेगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास से बाहर कौन लेकर गया, तो यह मुनरो था। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो कैप्टन रीड को माना जाता है और इसको विस्तार देने वाला मुनरो था। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम मद्रास के 12 महल जिले के कैप्टन रीड द्वारा, मतलब 12 महल जिला था वहाँ पर कैप्टन रीड के द्वारा लगाया गया था मद्रास में। और 1820 में जो है इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया था। और ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि कुछ क्षेत्रों, मतलब कि एक ही जिला था बारामहल, वहाँ पर कैप्टन रीड के द्वारा 1792 में। जब पूछेगा कि कब मद्रास में पूरा लागू किया गया था, तो यह 1820 था और यह व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलाने हेतु मुनरो मद्रास का गवर्नर बना था। मुनरो जो है मद्रास का गवर्नर बनता है। और 1825 ईस्वी में 1825 में ये जो है मुंबई, और 1858 में तक जो है संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू हो गया था। 1825 और 1858 के बीच में संपूर्ण जो है दक्कन और मुंबई में लागू हुआ था। और यह व्यवस्था में संपूर्ण ब्रिटिश जो भूभाग था उसमें 51% का भाग जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किए गए थे, ठीक है। अब आपको हमने बताया था कि 3 व्यवस्थाओं में आपको पहला अस्थाई, दूसरा रैयत और तीसरा महालबारी। महालबारी जो है व्यवस्था यह होता है पंजाब के क्षेत्रों में, लेकिन हम देखेंगे पूरा का पूरा बात यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए पहला है कि महालबारी व्यवस्था जो है इस प्रस्ताव का जो है इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट मैकेंजी, 3 का नाम याद रखेंगे। पहला अस्थाई बंदोबस्त में लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा रैयतवाड़ी में कैप्टन रीड और मुनरो। रीड जो है जन्मदाता माना जाता है रैयतवाड़ी का और मुनरो उसका जो है विस्तार करने वाला। तीसरा महालबारी आता है, तो महालबारी 1819 में होता है, यह होता है मैकेंजी के द्वारा, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी। अब देखिए इस व्यवस्था में प्रारंभ में जो है लगान की दर कुल उपज का 80% जो है निश्चित किया गया था, लेकिन बाद में विलियम बेंटिक ने इस दर को कम करके 66% कर दिया। ये तीनों कथन जो है सत्य हैं, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बम्बई, मद्रास और असम के जो क्षेत्र थे, या ऐसे भी पूछ देता है कि रैयत वाली व्यवस्था जो है अंग्रेज की जो शासन व्यवस्था थी उसमें कितना प्रतिशत पर भूमि पर लगाया गया था, तो 51% भूमि पर लगाए गए थे, ये देख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जो बातें कही गई क्वेश्चन में कि उपज का 80% था उस समय, उसको माहलबारी में 66% विलियम बेंटिक के द्वारा कर दिया गया। बैंक जो है हॉल्ट मैकेंजी जो है सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया था किसका, तो माहलबारी व्यवस्था का, तो ये सारे कथन सत्य हैं।
अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट है, जैसे कि मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि कर विस्तार का प्रवर्तक माना जाता है। अगर कहा जाएगा कि भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसको, तो मार्टिन बर्ड को माना जाता है। अब देखिए 1855 में सहारनपुर नियम के अनुसार डलहौजी ने लगान की दर को घटाकर उत्पादन का 50% कर दिया। ठीक है। अब अगला कि इस व्यवस्था का परिणाम भी कृषकों के प्रतिकूल भी रहा। परिणामतः जो है इस व्यवस्था से प्रभावित अनेक लोगों ने 1857 ईस्वी जो विद्रोह हुआ था उसमें भाग लिया था। अब देखेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। मेघना काटा भी कहा जाता है। आप देखेंगे बहुत सारी कहानियां आप पढ़े होंगे और उसी के अनुसार क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अब है कि भारत में जो क्वेश्चन है कि विकास, शिक्षा का विकास में, आधुनिक शिक्षा का विकास में, पहला है कि लॉर्ड बेलेजी ने कंपनी के औसन्य अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लखनऊ में की थी। दूसरा ऑप्शन है कि इस कॉलेज में जो है अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा दी जाती थी। ये कथन जो है सत्य है, तो सत्य जो है मात्र दूसरा है, वो लखनऊ नहीं है। अब देखेंगे कॉलेज की स्थापना जो है कलकत्ता में होती है। ठीक है, तो लखनऊ में नहीं होती, आप सब जानते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के औसन्य अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है सन 1780 में कलकत्ता में किया था और इस कॉलेज में जो है भारतीय भाषाओं एवं परंपराओं की शिक्षा अधिकारियों को दी जाती थी। लॉर्ड वेलेस्ली नाम याद रखना है, फोर्ट विलियम कॉलेज याद रखना है, 1780 याद रखना है और कलकत्ता याद रखना है। इतना क्वेश्चन जो है अगर डायरेक्ट ईस्वी पूछ दिया, जगह का नाम पूछ दिया, तो इस प्रकार से आप बना देंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन कौन सा सत्य है? तो है कि 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट में भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रसारित एवं उन्नत करने जैसे उद्देश्यों को रखा गया था। दूसरा है कि चार्टर के इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये अनुदान देने की व्यवस्था की गई थी। तो ये सारा का जो दोनों जो ऑप्शन में है वो सही है। यानी कि 1813 में चार्टर एक्ट में जो है भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करना, देश के आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रसारित उन्नत करने का उद्देश्य था। चार्टर के अनुसार जो है कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष जो है 1 लाख रुपये का अनुदान की व्यवस्था किया गया था। ये दोनों सत्य हैं। अब देखिए इसमें पॉइंट में आपको समझना है कि 1823, देखिए इस राशि को व्यय करने के प्रश्न पर विवाद हो जाने के कारण जो है 1823 ईस्वी तक यह राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी थी और इसी दौरान जो है कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने भी व्यक्तिगत स्तर पर भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए प्रयास एवं अनुदान भी दिए थे और इसी के क्रम में 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए राजा राम मोहन राय ने भारी अनुदान दिया और इस कॉलेज में शिक्षित बंगालियों द्वारा अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती थी और पाश्चात्य विज्ञान एवं मानविकी पढ़ाई जाती थी। सन 1817 में डेविड हेयर ने कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास के संदर्भ में आंग्ल प्राच्य विवाद के बारे में निम्न में से कौन जो है असत्य कथन है उसको चूज करना है आपको। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला है कि लोक शिक्षा के लिए स्थापित सामान्य स्थिति के 10 सदस्यों में 2 दल बन गए थे, एक आंग्ल शिक्षा समर्थक एवं दूसरा प्राच्य शिक्षा समर्थक। दूसरा है कि प्राच्य शिक्षा समर्थकों का नेतृत्व H.T. प्रिंसेप ने किया और प्राच्य शिक्षा जो है समर्थकों का तर्क था कि पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य को बढ़ावा न देकर परंपरागत भारतीय भाषाओं एवं साहित्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और तीसरा है कि दूसरी और आंग्ल या पाश्चात्य शिक्षा समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन ने किया था और एक घरा शिक्षा का माध्यम जो है उसका अंग्रेजी भाषा को बनाए जाने पर जोर दिया था। तो दूसरा धड़ा जो था मतलब एक धड़ा अंग्रेजी को और दूसरा धड़ा जो था वह भारतीय भाषाओं को जो है शिक्षा का आधार बनाना चाहते थे। लॉर्ड मैकाले ने प्राच्य शिक्षा का क्या किया था, समर्थन किया था। तो ये लॉर्ड मैकाले वाला सही है कि यहाँ पर देखेंगे उत्तर में तो लॉर्ड मैकाले वाला सही है।
और सत्य कथन में लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। अब देखिए जो बातें ABC में था वो का सारा सही था, लॉर्ड मैकाले। अब देखिए यहाँ पर कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लॉर्ड मैकाले ने आंग्ल या पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थन किया था। 2 फरवरी 1835 को अपने महत्वपूर्ण स्मरण पत्र में उसने लिखा कि सरकार के पास सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है, मैकाले के द्वारा कहा गया। और मैकाले के दृष्टिकोण को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पूरी तरह से स्वीकार कर भी लिया था। बेंटिक के द्वारा जो है स्वीकार किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकाले के समय जो है कौन गवर्नर जनरल था, तो बेंटिक था। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर में तो देखेंगे तो डी नंबर होगा, लेकिन कथन सही है वो है यहाँ पर देखेंगे तो सही कथन 3 है, पहला, दूसरा और तीसरा, ABC। अब देखिए भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो है काल में होता है। इसमें जो है बेंटिक ने जो है लॉर्ड मैकाले के दृष्टिकोण को स्वीकार किया था और मैकाले के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने स्कूलों एवं कॉलेज में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बना दिया तथा बड़े पैमाने पर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने वाले स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। और मैकाले के दृष्टिकोण का समर्थन करने के पीछे सरकार की योजना समाज के उच्च एवं मध्य वर्ग के एक तबके को शिक्षित कर जो है ऐसी श्रेणी बनाने की थी जो रक्त एवं रंग से भारतीय हो, परंतु अपने विचार और नैतिक मापदंड जो हो, प्रज्ञा एवं प्रवृत्ति जो हो वो अंग्रेज को जैसा हो। ठीक है, रंग और रक्त भारतीय, लेकिन जो विचार होगा, प्रज्ञा होगा, प्रवृत्ति होगा वो अंग्रेज का होगा। इसी कारण जो है अंग्रेजी शिक्षा लाया गया था मैकाले के द्वारा। ठीक है, और शिक्षा यहाँ पर गलत जो है वो है कि शिक्षा की इस पद्धति को बढ़ावा देकर सरकार तथा जन साधारण के बीच दुभाषियों की भूमिका को समाप्त करना चाहती है, ये गलत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि सरकार शिक्षा की इस पद्धति को बढ़ावा देकर एक ऐसी श्रेणी तैयार करना चाहती थी जो सरकार एवं जन साधारण के बीच दुभाषियों की भूमिका निभा सके। सरकार का मानना था कि इस प्रकार जो है पाश्चात्य विज्ञान तथा साहित्य का ज्ञान जन साधारण तक पहुंच जाएगा और इस सिद्धांत को अधोगामी निषेधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैकाले का शिक्षा का सिद्धांत। अब देखेंगे यहाँ पर कि चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 के संदर्भ में ये शिक्षा का विकास के संबंध में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मैकाले से शुरू होता है और यह जो है अब वुड डिस्पैच तक आता है। इसको मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर 1854 के संदर्भ में आपको बताना है, पहला जो है विचार यहाँ पर करना है कथन पर कि कथन में कौन सा सत्य है, कथन में कौन सा सत्य है। ऑप्शन में है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने 1854 ईस्वी में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा है कि इस योजना में सरकार ने कहा कि जन साधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार स्वयं वहन करेगी। ये दोनों के दोनों कथन क्या हैं, सत्य हैं। ठीक है, और कथन और सत्य आपको तीसरा है जिसमें है कि उसने उच्च शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाए जाने का सुझाव दिया, यह गलत है। अब देखिए सत्य कथन में आपको पॉइंट में है कि वुड डिस्पैच में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी एवं प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाने का सुझाव दिया गया था। ठीक है, और इसने जो है लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी शहरों कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया था और इसने स्त्री शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर भी बल दिया था। इसने जो है सरकारी शिक्षा और संस्थानों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देने पर बल दिया था। इसने कहा था कि सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना है और इन्हीं कारणों से वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वुड डिस्पैच जो है किनके द्वारा लाया जाता है, किसको जो है
शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किस डिस्पैच को कब आया, तो ये सारा क्वेश्चन आता है। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में गठित हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था। तो इसका भी उद्देश्य देखेंगे तो उत्तर में है कि केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना हंटर आयोग का उद्देश्य था। ये 1882 ईस्वी में आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि 1882 में गठित हंटर शिक्षा आयोग का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जो था, मुख्य उद्देश्य या कार्य 1885 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों एवं उसकी प्रगति की समीक्षा करना था। और हंटर आयोग की समीक्षा संबंधी मुख्य कार्य केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था तथा विश्वविद्यालय शिक्षा से इसका कोई संबंध नहीं था। अगला ये है कि इसके माध्यमिक शिक्षा को साहित्यिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में बांटने का भी सुझाव दिया था। इसने प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण नगर एवं जिला वार्डों को देने की सिफारिश भी की थी और इसमें टोटल 8 भारतीय सदस्य भी थे। यह याद रखेंगे, हंटर आयोग। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए 1917 ईस्वी में गठित सेटलर आयोग कब होता है गठन? 1917 में। सेटलर आयोग के अध्यक्ष किस ब्रिटिश विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे? तो ये लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे सेटलर आयोग के अध्यक्ष। अब इसमें पॉइंट में समझिएगा कि सेटलर आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर M.E. सेटलर ब्रिटेन के लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे और इस आयोग का गठन केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया गया था। और इसमें जो है, लेकिन इस आयोग के प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा का अध्ययन किया। 1920 में सरकार ने सेटलर आयोग की रिपोर्ट को भी सभी प्रांतीय सरकारों से लागू करने का आग्रह किया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में आधुनिक शिक्षा के निम्न संस्थानों का उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार कौन सा क्रम सही है। अब देखेंगे रुड़की। अब पूरा का पूरा अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा कब किसकी स्थापना होती है। तो आप इस प्रकार देख लेंगे। ठीक है, पहला, रुड़की अभियांत्रिक जो है संस्थान की स्थापना 1847 को होता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 को होता है, 47 उसके बाद 87। पूसा कृषि संस्थान 1905 को और पटना विश्वविद्यालय 1917 को। पटना विश्वविद्यालय का क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। पटना विश्वविद्यालय 1917, पूसा 1905, इलाहाबाद 1887 और रुड़की अभियांत्रिकी संस्थान 1847। अब हम अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन है कि 1929 में गठित हर्टोग समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, शिक्षा में हुए विकास के संदर्भ में रिपोर्ट देना, यह जो है इसका उद्देश्य था 1929 का। अब देखेंगे यहाँ पर इसका पूरा डिटेल हम देखेंगे तो शिक्षा जो था उसके संबंध में है कि शिक्षण संस्थाओं की संख्या में अंधाधुंध वृद्धि के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आने लगी थी और अतः जो शिक्षा में हुए विकास के संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए सन 1929 ईस्वी में सर फिलिप हर्टोग की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर बल दिया, लेकिन अनिवार्यता या शीघ्र प्रसार को अनुचित बताया। और इस समिति ने यह भी सिफारिश की कि विद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश के नियम अत्यंत कड़े होने चाहिए। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि सन 1937 ईस्वी में गांधी जी ने अपने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित लेखों की श्रृंखला में शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत की थी। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। डी नंबर इसका उत्तर है, वर्धा शिक्षा योजना। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट में कि 1937 ईस्वी में
जो है गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र के अंकों में शिक्षा की जिस योजना को प्रस्तुत किया था उसे वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है। और इस योजना के अनुसार प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने तथा 6 से 11 के बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था थी। और 11 से 17 के जो वर्ष के बच्चे थे, 6 वर्ष का पाठ्यक्रम था, मतलब कि 11 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए 6 वर्ष का पाठ्यक्रम था। योजना में 2 तरह के उच्च विद्यालयों की स्थापना के बारे में कही गई थी। एक विद्यालय विषयक एवं दूसरा जो है व्यावसायिक शिक्षा के लिए था। और इस योजना में इंटरमीडिएट स्तर की को जो है समाप्त करने की बात कही गई थी। 1937 में कांग्रेस ने शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया था। इस सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के लिए जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट यहाँ से हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1944 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जिसे सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। 1944 की बात है। निम्न में कौन जो है एक सार्जेंट योजना की विशेषता नहीं थी? 3 यहाँ पर होंगे और 1 नहीं है। जो 3 है वो है 3 से 6 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। दूसरा है कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था। और तीसरा है कि 20 वर्षों में वयस्कों को साक्षर बनाने का लक्ष्य। ये सारे सही है। ठीक है, और गलत जो ढूंढने के लिए कह रहा है नहीं है वो है कि 50 वर्ष में देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य, यह गलत है। ठीक है, अब देखिए 50 नहीं था, ये 40 था। इस योजना को जो है 40 वर्ष में देश में जो है 40 वर्ष में देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य कराने का लक्ष्य रखा गया था। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को 2 भागों विद्या विषयक शिक्षा एवं तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा में विभाजित करने की सलाह। और तीसरा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा एवं जो है मानसिक एवं शारीरिक तौर पर विकलांगों को शिक्षा दिए जाने पर बल दिया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि स्थापना वर्ष है और शिक्षा संबंधी योजना है। कोठारी शिक्षा आयोग है, सेल्युलर विश्वविद्यालय आयोग है, हंटर शिक्षा आयोग है और राधा कृष्णन आयोग है। तो यहाँ पर एक एक बात को हम देखेंगे। बहुत सारे जो है शिक्षा संबंधी योजना और आयोग है और इसकी स्थापना वर्ष है। जैसे कि कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना 1964 से 66 बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1964 डायरेक्ट ऑप्शन में आता है। सेल्युलर विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 से 19 याद रखेंगे। हंटर आयोग की स्थापना 1882 से 83। राधा कृष्णन आयोग जो है 1948 से 1949 और हर्टोग समिति जो है 1929 में। शिक्षा पर वर्धा योजना 1937 में। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और सार्जेंट योजना 1944 में। ये सारे पॉइंट यहाँ पर हैं और इससे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। अब है यहाँ पर कि जो शिक्षा संबंधी प्रमुख योजना है और आयोग के साथ तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे या वायसराय कौन थे, ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा संबंधी योजना में राधा कृष्णन आयोग 1948 से 49 में लॉर्ड माउंटबेटन उस समय वायसराय था। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में गवर्नर जनरल के रूप में कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। और सेल्युलर आयोग 1917 से 18 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वायसराय था। क्या था? वायसराय था। और वर्धा आयोग 1937 में लॉर्ड लिनलिथगो जो है वायसराय था। वायसराय वर्धा आयोग योजना में 1937 लॉर्ड लिनलिथगो। सेल्युलर आयोग में 1917 से 18 चेम्सफोर्ड वायसराय था। और चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 डलहौजी जो है गवर्नर जनरल था। और राधा कृष्णन आयोग 1948 से 49 लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय था। 3 इसमें वायसराय, एक जो है गवर्नर जनरल है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न तकनीकी संस्थानों एवं उनके स्थापना जो हुए हैं वर्ष में कौन जो है जोड़ा बेमेल है। तो पूना इंजीनियरिंग कॉलेज जो है 1858 में है, ये सही है। पूना इंजीनियरिंग कॉलेज 1858। कलकत्ता चिकित्सा विश्वविद्यालय 1860, यह गलत है। इसकी स्थापना 1835 में होती है, यह सही होगा। कलकत्ता चिकित्सा विश्वविद्यालय की 1835 सही होगा। और सभी हैं। गोएडी इंजीनियर कॉलेज जो है 1858 में।
पूसा विश्वविद्यालय 1905 में, ये सही है। और कलकत्ता चिकित्सालय का स्थापना 1835 में होती है। अब देखेंगे यहाँ पर मुख्य मुख्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपको यहाँ पर देखने हैं कि कलकत्ता चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना 1835 में, पूना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1854 में, और जो है ओवरसियर स्कूल के रूप में की गई थी 1854 में इसको, और बाद में जो 1858 में ईस्वी में इसका दर्जा बढ़ाकर इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया गया। और गोइडी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना फोर्ट सेंट जॉर्ज के पास जो है एक इमारत में एक छात्र के साथ एक सर्वेक्षण स्कूल के रूप में 1794 में की गई, जिसको जो है 1858 में इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा दिया गया था। और बिहार के समस्तीपुर जिला में पूसा कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना एक अमेरिकी समाज सेवक मिस्टर हेनरी फिक्स द्वारा 1905 में किया गया था। 1905 में इसकी आधारशिला लॉर्ड कर्जन के द्वारा रखी गई थी और 1936 ईस्वी में इसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट इससे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा का या कि सुविख्यात पक्षधर थे या थी। तो यहाँ पर जो है सिस्टर सुब्बलक्ष्मी है, बेगम रुकमैया सखावत हुसैन है, केशव चंद्र सेन है और आनंद कुमार स्वामी, ये चारों के चारों सही हैं। ठीक है, चारों के चारों जो है स्त्री शिक्षा के लिए पक्षधर थे। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 19वीं शताब्दी में जो है आरंभिक 20वीं शताब्दी में बंगाली नाट्य कला की एक अग्रणी हस्ती विनोदिनी दासी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर है कि वे कलकत्ता में स्टार थिएटर जो था 1883 की स्थापना के यादी प्रवर्तक में से एक थी। उन्होंने 1910 और 1913 के बीच अपनी आत्मकथा आमार कथा मतलब मेरी कहानी धारावाहिक के रूप में प्रदर्शित किया था। ये दोनों कथन जो है सही हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इनके बारे में कि विनोदिनी दासी, जिन्हें छोटी विनोदिनी के नाम से भी जाना जाता है, यह कलकत्ता के एक प्रसिद्ध बंगाली भाषा के नाट्य अभिनेत्री थी। एक्टिंग के क्षेत्र में वे 12 वर्ष से और 13 वर्ष की उम्र से 12-13 वर्ष से जुड़ी हुई थी। इन्होंने 1914 में अपनी आत्मकथा लिखी जो कि अमर कथा के नाम से प्रकाशित होती है। वो अपनी आत्मकथा लिखने वाले में थिएटर की पहली दक्षिण एशियाई अभिनेत्रियों में से एक थी और बंगाल के महान संत रामकृष्ण परमहंस उनके नाटक देखने आए थे। अगला क्वेश्चन है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है इनमें से कौन से संबंधित हैं। तो जस्टिन रनाडे है, तिलक हैं, फिरोज मेहता और दयानंद सरस्वती। डेक्कन एजुकेशन से आपसे क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा रनाडे, जस्टिन रनाडे। देखिए यहाँ पर कि शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से 1884 में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जस्टिन रनाडे के द्वारा की गई थी। और रनाडे को जो है महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी इनको जाना जाता है। रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। रनाडे ने आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रार्थना समाज की स्थापना इसके द्वारा, तो कभी ऑप्शन में आत्माराम पांडुरंग आता है, कभी रनाडे आते हैं, दोनों आ जाएगा। तो इनमें से अधिक बीपीएससी में आपको अब 4 ही ऑप्शन है, 17वीं में, ऐसे टीचर में भी 5 ऑप्शन चल रहे हैं, तो उसमें एक से अधिक उत्तर हो जाएगा अगर ये दोनों नाम आते हैं तो। और 1867 में रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। रनाडे के द्वारा जो है 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की जाती है। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित किससे है। तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा। देखिए लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है और मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम में ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो रक्त से भले ही भारतीय दिखे लेकिन जो है नैतिक मानदंड और प्रवृत्ति जो है अंग्रेजों जैसी हो। और मैकाले के सुझावों के पश्चात जो है शीघ्र ही स्कूल और कॉलेजों में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना था। और जो है सर चार्ल्स वुड ने 1854 में भारत में भावी शिक्षा की नीति की विस्तृत योजना बनाई जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हंटर कमीशन का रिपोर्ट जो है रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो ये प्राथमिक शिक्षा पर जो है विशेष जोर दिया गया था। देखेंगे हंटर आयोग जो है 1882 से 83 के बीच में है। डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में बोर्ड डिस्पैच 1854 के बाद जो है शिक्षा के क्षेत्र में हुए प्रगति एवं प्रयासों का मूल्यांकन करने हेतु जो है गठित किया गया यह जो है आयोग था। और
इसने सरकार को निम्न बातें सुझाए थे, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए, महिलाओं की मौजूदा स्थिति के विकास पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम साहित्यिक और व्यवहारिक और जैसे कि व्यावसायिक व्यापारिक जीवन के लिए जो है पाठ्यक्रम विभाजित हो, निजी प्रयत्नों को शिक्षा में बढ़ावा मिलना चाहिए। ये सारी बातें इन्होंने सुझाए थे। अगला क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन 1882 में जो है, जिसे भारत में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए निर्धारित किया गया था, उसने क्या किया? तो उसने जो है प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया और 1854 की विज्ञप्ति पर जो है समर्थन किया था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है 1882 में हंटर आयोग की कमीशन की स्थापना होती है और इस कमीशन की स्थापना चार्ल्स वुड की घोषणा लेख में प्रतिपादित भारतीय शिक्षा प्रणाली की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में की गई थी। और इस कमेटी के मुख्य जो बातें थी वो प्राथमिक शिक्षा पर जो है व्यवहारिक देसी भाषा, धार्मिक जो शिक्षा था उसको प्रोत्साहन, धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन, बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम, निःशुल्क शिक्षा, अनुदान सहायता, छात्रा शिक्षा की संख्या की जो है आवश्यकता के अनुपात, ये सारी बातें इनके द्वारा कही गई थी और इस कमीशन के तहत जो है प्राथमिक शिक्षा पर बल देते हुए 1854 की विज्ञप्ति को समर्थन दिया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हेनरी टी कोलब्रुक निम्नलिखित में से किस संस्थान से जुड़े थे? तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए संस्कृत के प्रोफेसर थे। ठीक है, संस्कृत के प्रोफेसर। यहाँ पर देखेंगे कि हेनरी थॉमस कोलब्रुक एशियाई एवं संस्कृत भाषा के प्रमुख विद्वान थे। उन्होंने प्राच्य विद्या के विविध जो है विषयों पर लेख लिखे, जिसके द्वारा जो है इन विषयों का परिचय पाश्चात्य विद्वानों को मिला और इनका लेख जो है कोलकाता से प्रकाशित होने वाला एशियाटिक रिसोर्सेज नामक प्रख्यात शोध पत्रिका में छपे और 1807 से 14 तक बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के जो है सभापति रहे। हेनरी टी कोलब्रुक कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर थे। वे अनेक वर्षों तक फोर्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के भी सदस्य रहे थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद खान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा इसमें सही है? तो देखेंगे तो सही आपको मिलेगा कि उनका तर्क था कि भारत समान वंशानुक्रम पर आधारित सजातीय समुदायों का एक महासंघ है और एक और सही है कि मोहनडम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के पाठ्यक्रम ने मुस्लिम धर्मशास्त्र और यूरोपीय अनुभववाद को मिश्रित कर दिया था। ये दो कथन सही हैं, 1 और 4। इनके बारे में देखेंगे तो सर सैयद अहमद खान 1875 में मोहम्मदम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, बाद में विकसित होकर जो है यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था, जो है आप सब जान रहे हैं। उन्होंने उर्दू को भारतीय मुसलमानों की सामूहिक भाषा बनाने पर जोर दिया था और आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार अपन जो है जीवन प्रयत्न उनका प्रथम ध्येय था। उनका तर्क यह भी था कि भारत जो है समान वंशानुक्रम का आधारित सजातीय समुदायों का एक महासंघ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की? तो ये थे मदन मोहन मालवीय। अब देखेंगे इनके बारे में, तो मदन मोहन मालवीय जो है भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा है तो प्रबल रूप से वकालत किया था। इनके द्वारा जो है 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1916 याद रखेंगे। और 1909 में इलाहाबाद से अंग्रेजी अखबार द लीडर की शुरुआत उनके द्वारा होती है और 1931 में कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं और 1932 में पुनः समझौता के लिए जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और 2014 के मरणोपरांत जो है उनको भारत रत्न दिया गया, इनको मदन मोहन मालवीय को। तो इस प्रकार से आपने ये सारा का सारा क्वेश्चन जो कि 65 क्वेश्चन था, हमने पूरा डिटेल के साथ पढ़ा। अब जो क्लास 4 होगा उसमें हम देखेंगे भारत में समाचार पत्रों का इतिहास, पत्रिकाएं एवं प्रमुख पुस्तकें, भारत में कांग्रेस की पूर्ववर्ती राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं प्रमुख अधिवेशन। तो ये सारे पॉइंट जो हैं अगले दिन हम देखेंगे। तो आपने ये टोटल का टोटल 65 क्वेश्चन देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल से पढ़ा, जाना और समझा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक से सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।